नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ज्ञान पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि मध्यकालीन भारत यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो भारतीय इतिहास हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला हिस्सा है एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत, जिसमें कि आपको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताया जाता है और 700 ईस्वी यानी कि 700 एडी तक की बातें बताई जाती है। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें आपको 700 ईस्वी 700 एडी से लेकर 1857 तक की पढ़ाई होती है, यह हिस्सा इसमें है। और तीसरा है मॉडर्न, जिसको आप आधुनिक भारत के नाम से भी जानते हैं, और इसमें 1857 के बाद का हिस्सा को रखा गया है। तो दिल्ली सल्तनत है ये मध्यकालीन भारत के हिस्से में आता है। इसको हम आज जानेंगे, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसे शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि इतिहासकारों के मत से ये बताया गया है कि 1206 से लेकर 1526 तक जो भारत में शासन करने वाले 5 वंश थे, टोटल 5 डायनेस्टीज थे, इनके शासनकाल को ही दिल्ली सल्तनत के नाम से बताया गया है। या तो इसे सल्तनत हिंद भी बोला जाता है या सल्तनत दिल्ली भी कहा जाता है। इसमें टोटल 5 वंश थे। पहला है गुलाम वंश, जिसको आप ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा खिलजी वंश। उसके बाद आता है तीसरा तुगलक वंश, जिसने 1320 से 1414 तक राज किया। इसके बाद सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक रहा। उसके बाद आता है अंतिम वंश, जो कि है लोधी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक राज किया। और इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो जो 5 वंश हैं, इसमें से हम आज जानेंगे पहले वंश के बारे में, जो कि है गुलाम वंश। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कैसे हुई। तो दोस्तों 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर सेना द्वारा काफ़ी व्यापक स्तर पर हमले होने लगे थे। 962 ईस्वी जो है, ऐसे तो इससे पहले ही भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, लेकिन 962 के बाद ये काफ़ी तेज हो गया। और जो आपको फारस के तरफ से, मध्य एशिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आक्रमण, बहुत ज़्यादा अटैक होने लगा भारत के ऊपर। इसमें से जो था आपका एक महमूद गजनवी था, जो कि गजनी का था। और इसने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में जितने भी बसे हुए साम्राज्य थे, इस पे आक्रमण किया। और इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया है। 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक 17 बार इसने आक्रमण किया, जिसमें कि इसने एक बार सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया। और हर बार ये लूट कर लेकर जाता था। इसका मेन उद्देश्य था लूट कर लेकर जाना। इसने ज़्यादा अपने साम्राज्य को भारत में बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा या ये नहीं कर पाया। तो इसके कारण क्या हुआ कि भारत में एक स्थायी इस्लामिक शासन जो है ये स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद आया एक गौर वंश का सुल्तान मोहम्मद गौरी, जिसने उत्तर भारत पर बहुत ही प्लानिंग के तरीके से, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमला करना आरंभ कर दिया। और उसने अपना उद्देश्य जो था, जो कि इस्लामिक शासन को यहाँ पर शुरू करना, उसको बढ़ाना, उसमें वो थोड़ा सा कामयाब भी हो गया। तो गौरी जो था वो एक सुन्नी मुसलमान था दोस्तों, ठीक है, जो कि अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु नदी, जिसको आप इंडस नदी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ तक उसने बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव रखी। तो कई इतिहासकार ये भी मानते हैं दोस्तों कि 1192 यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हराया था, उसके बाद से ही सल्तनत काल की शुरुआत हो गई थी। काफ़ी सारे इतिहासकारों ने ये भी लिखा है अपने किताबों में कि 1192 से 1526 तक के काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो इसमें जो है उसका एक स्लेव था, गुलाम था, जिसको आप कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। उसमें काफ़ी उसकी मदद उसने की थी। और उसके बाद वो उसका एक तरह से आप वफादार बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वफादार हो गया था। तो 1206 ईस्वी में गौरी जब लौट कर अपने देश की तरफ उधर जा रहा था, वापस जा रहा था, तो उस समय वो यहाँ के साम्राज्य को एक मतलब टेम्पररी शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके छोड़ के चला गया। उसके ऊपर उसने सारी जिम्मेदारी देकर वो अपने ओर जा रहा था। लेकिन इसी बीच में रास्ते में ही उसकी हत्या हो गई है। तो 1206 ईस्वी था जब गौरी की हत्या हुई है। और इसीलिए 1206 ईस्वी से ही माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की नींव 1206 में रखी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो गौरी की हत्या हुई तो उसका जो गुलाम था, जिसको मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सत्ता को संभाला और दिल्ली का वो पहला सुल्तान बना। ठीक है, तो गुलाम वंश यहीं से शुरुआत हुआ। स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी आप इसको जानते हैं, या तो ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक रहा। तो बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं दोस्तों, जो कि गुलाम वंश को गुलाम वंश के नाम से नहीं बोलना चाहते हैं। उन्होंने उसका नाम ममलूक वंश रखा, क्योंकि गुलाम वंश में जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, उसमें से सिर्फ 3 ही ऐसे थे जो कि गुलाम थे। तो सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश एक शासक था, वो गुलाम था, और एक बाद में आता है गियासुद्दीन बलबन, ये गुलाम था। तो इसमें 3 शासक ही ऐसे थे जो कि गुलाम थे, बाकी सभी के उत्तराधिकारी थे। कोई उसका बेटा था, तो कोई उसका पोता था, एक बेटी थी, तो ऐसे ही सब थे। लेकिन ये 3 ही थे जो कि गुलाम थे, एक दूसरे के गुलाम थे, और वो शासक बने थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं, जो कि स्थापना जिसने की थी स्लेव डायनेस्टी की, गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक ऐसा गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन जो था वो तुर्किस्तान का था। वो कहाँ का निवासी था? तुर्किस्तान का था। उसे जो बचपन में जो है एक काजी थे जिसका नाम था फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़, और वो काजी जो थे निशापुर के काजी थे, उसने उसे दास के रूप में खरीदा था। खरीदने के बाद क्या किया था, उसको ट्रेनिंग दी थी। ये उस समय एक प्रचलन था कि दास के रूप में किसी को भी खरीदा जाता था, तो उसके बाद जो एक व्यापारी होते थे उसको ट्रेन करते थे, ट्रेन करके बाकी राजा के पास बेच देते थे। वो जिस चीज़ में उसको ट्रेनिंग देते थे उस फील्ड में उसे जाकर बेच देते थे, और राजा की तरफ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिल जाते थे। तो ये जो काजी था जिसका नाम था फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोफ़ी, इसने खरीदा था सबसे पहले एज ए व्यापारी के तौर पे कुतुबुद्दीन ऐबक को, और बाद में इसने मोहम्मद गौरी को उसे बेच दिया। मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मूल रूप से जो था एक कुतुबी तुर्क था। मतलब एक कुतुबी जनजाति होती थी तुर्किस्तान में, तो वो कुतुबी तुर्क था, और उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था 12 जून 1206, इसमें आपको 1206 ही ध्यान में रखना है, 12 जून को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1206 में उसका राज्याभिषेक हुआ था, और इसकी जो राजधानी थी, इसके राज्य की जो राजधानी थी साम्राज्य की, वो लाहौर थी। लाहौर को इसने अपना राजधानी बनाया था, वहीं से सारा कुछ ये चलाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श, ये इम्पॉर्टेंट है, लख बख्श के नाम से ही भी जाना जाता है, या तो हातिम ताई की संज्ञा भी इसके दी गई थी। लख बख्श का मतलब होता है दोस्तों लाखों का दान करने वाला, जो कि काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का था, लाखों का दान, काफ़ी दान करता था, तो इसीलिए इसे लख बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये यलदोज, यानी कि एक उस समय मोहम्मद गौरी के काफ़ी सारे स्लेब्स थे, काफ़ी सारे गुलाम थे, जिसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक यलदोज था, एक कुबाचा था, और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब था, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा कि जितने भी गुलाम हैं गौरी के जो बचे हुए हैं, उन सबको मैं अपने रिश्तेदार बना लूँ। इससे क्या होगा कि कोई भी मेरे ऊपर आगे चल के आक्रमण नहीं करेंगे, और सिंहासन पे मेरा ही दावेदारी बना रहेगा। इसके कारण क्या किया उसने, यलदोज जो कि गजनी का था, गजनी का शासक, गजनी का सूबेदार था, जिसको गौरी ने गजनी का सूबेदार बनाया था, उसको क्या किया, अपना दामाद बना लिया। दूसरा था आपका जो मुल्तान का और सिंध का, इन दोनों जगह का जो शासक था, सूबेदार था भी आप बोल सकते हैं, कुबाचा जिसका नाम था, उसको अपना बहनोई बना लिया। तीसरा था इल्तुतमिश तो इसका ही स्लेब था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसे खरीदा था, इसका ही ये गुलाम था, तो इसको भी इसने दामाद बना लिया, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण भी करवाए हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इसके जो अपने गुरु थे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफ़ी संत थे दोस्तों। इनका पूरा नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। तो इनकी याद में कुतुब मीनार बनाया था। कितनी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था वो किसकी याद में बनाया था? तो ये अब इसने अपने गुरु जो कि सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके याद में कुतुब मीनार को बनवाया था, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, जिसको आप के नाम से भी आप जानते हैं, जिसको विश्व विरासत स्थल भी बोला जाता है। और इसको बनवाया था, मतलब इसकी नींव इसने रखी थी, लेकिन परिनिर्माण जो है ये पूरा करवा नहीं पाया था।
शुरुआत तो करवा दिया था लेकिन निर्माण जो है पूरा नहीं करवा पाया था। बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था। तो दिल्ली में जो स्थित एक और मस्जिद है जिसका नाम है कुतुब उल इस्लाम, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हालांकि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये पहले एक विद्यालय था, जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि ये एक स्कूल था जिसको कि एक विग्रह राज नाम के एक राजा ने, जो कि चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश के राजा थे, उन्होंने बनाया था। और बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में बदल दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है, तो ये मस्जिद है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। कुतुब उल इस्लाम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो इसका अर्थ होता है इस्लाम की शक्ति। और ये जो है भारत में पहली निर्मित मस्जिद थी, मतलब पहला मस्जिद जो भारत में बनाया गया था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और इसका नाम था कुतुब उल इस्लाम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1210 ईस्वी, 4 साल, 1206 में ये राजा बना। 1210 में पोलो, जिसको चौगान के नाम से, आजकल इसको पोलो के नाम से भी जानते हैं, उस समय इसे चौगान बोला जाता था। तो वो खेलते समय ये घोड़े से गिर गया और काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई और बाद में इसे लाहौर में ही दफना दिया गया, जो कि उसकी राजधानी थी। तो अचानक से इसकी मृत्यु हो गई, 4 साल के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो पाया था। इसने ये नहीं बताया था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे बाद कौन होगा, राजा कौन बनेगा, शासक कौन बनेगा। तो आराम शाह, क्योंकि ये उसका पुत्र था, आराम शाह जो था ऐबक का पुत्र था, तो इसकी मृत्यु के बाद ऑटोमेटिकली जो भी अमीर लोग थे, उसके नोबल्स थे, जो उसके कोर्ट में जो दरबारी होते हैं, उन लोगों ने 1210 ईस्वी में आराम शाह को गद्दी सौंप दी। और उसके कुछ ही महीनों बाद क्या हुआ कि जैसा कि आपको पता है कि इल्तुतमिश काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली था, तो वो कुछ नोबल्स ने, कुछ अमीर लोगों ने, दरबार के लोगों ने उसे ये बोला कि तुम जाकर दिल्ली में शासन अपना स्थापना कर दो, वहाँ से जाकर हुकूमत चलाना शुरू कर दो। तो उसने वही किया, दिल्ली जाकर उसने वहाँ से शासन चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लाहौर में था आराम शाह और वो दिल्ली जाकर स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि आराम शाह को पता चला ऐसा ऐसा इल्तुतमिश वहाँ से कर रहा है, तो इसने उस पर हमला कर दिया। तो दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, एक लड़ाई हुई जिसमें कि आराम शाह मारा गया और इल्तुतमिश उसके बाद अगला राजा बन गया। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि आराम शाह 1 साल के लिए भी राजा नहीं रह पाया था। तो 1210 में ही, कहीं कहीं आपको ये 1211 भी लिखा हुआ है, तो इसको आप 1210 या 1211 याद रख सकते हैं। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक इसने अपना शासन चलाया। तो इल्तुतमिश के बारे में आप जानते हैं, तो इल्तुतमिश जो था ये एक इल्बरी तुर्क था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने जाना था, वो एक कुतुबी तुर्क था और ये एक इल्बरी तुर्क था, मतलब इल्बरी जनजाति का, इल्बरी कबीला का ये तुर्क था। अब ये जो था क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, गुलाम था। ठीक है, दामाद भी था और गुलाम भी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो ये स्लेव्स ऑफ स्लेव भी बोला जाता है, द स्लेव ऑफ स्लेव्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का स्लेव था, उसका गुलाम था, और इल्तुतमिश हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो इसीलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव्स भी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक को स्लेव ऑफ स्लेव्स के नाम से, गुलामों का गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। इसे जाना जाता है, इल्तुतमिश को जाना जाता है। और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है गुलाम वंश का। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 4 साल तक ही शासन कर पाया था, तो उसने अपने साम्राज्य को उतना विस्तृत भी नहीं किया था और अच्छे से वो चला नहीं पाया था, सारा कुछ स्ट्रांग नहीं कर पाया था, मजबूत नहीं कर पाया था अपने शासन व्यवस्था को। तो जब इल्तुतमिश आया तो इसने अपने सारे व्यवस्थाओं को स्ट्रांग किया, मजबूत किया और अच्छे से शासन चलाया और काफ़ी दिनों तक, लगभग 26 साल तक इसने राज किया। तो इसलिए वास्तविक संस्थापक जो रियल फाउंडर भी बोला जाता है, इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रियल फाउंडर किसे बोला जाता है, तो इल्तुतमिश को, और फाउंडर अगर पूछे संस्थापक तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक कौन था, सिर्फ स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तो हो गई 1210 में,
तो दिल्ली के सिंहासन पे बैठ गया इल्तुतमिश। और जो ये दिल्ली का जब सुल्तान बना, शासक बना, जब सिंहासन पर बैठा, तो इससे पहले जो है ये सूबेदार नियुक्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कई जगहों का, पहले पहले तो बरान एक जगह था, वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। उसके बाद फिर बदायूं जो है वहाँ का सूबेदार भी इसे बाद में नियुक्त किया था। तो उस समय ये वहाँ का सूबेदार ही था, बदायूं का सूबेदार था। और उसके बाद ये अपने सिंहासन पर बैठा, दिल्ली में राजा बना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले थी लाहौर राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, अब इसने लाहौर से उस राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। और इसके पीछे कुछ कारण भी है। देखिए दोस्तों, जैसे कि लाहौर में जब कैपिटल था, राजधानी थी, तो वहाँ पे सारे लोग जो थे, वफादार जो लोग थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और आराम शाह भी वहीं पर था। तो आराम शाह को मारने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद भी काफ़ी जो उसके जो वफादार लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे, जो कि इसे अरंगा लगा सकते थे, इसके शासन व्यवस्था को चलाने में अरंगा लगा सकते थे। इसलिए इसने दिमाग लगाया कि जो अपनी राजधानी है उसको लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर लें। तो इसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली को बनाया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली को राजधानी, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी किस राजा ने बनाया था सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत का राजधानी दिल्ली को इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है। अब इल्तुतमिश ने अपने शासन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या किया है, तो एकता प्रथा, एकता सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया, एकता प्रथा की शुरुआत की। तो एकता प्रथा क्या था दोस्तों, जैसे कि आप किसी को अपॉइंट करते हैं, कोई भी आपके नीचे काम करता है, तो उसको आप काम करने के बजाय सैलरी देते हैं, सैलरी में उसे पैसे देते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि आपको सैलरी दी जाएगी, सैलरी के रूप में क्या दी जाएगी, ज़मीन दी जाएगी, भूमि का एक टुकड़ा दिया जाएगा। तो अलग अलग प्रांत होते थे, छोटे छोटे एरिया थे, उन एरिया को दिया जाता था अलग अलग लोगों को, मतलब सूबेदारों को, उनको दे दिया जाता था एज ए सैलरी। अब वहाँ से वो क्या करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, सारा टैक्स वहाँ से वसूलते थे और राजा को अपना देते थे। अपना कुछ टुकड़ी सेना का रखते थे वहाँ पर, और जो कि राजा के कहने पर कभी भी वो हाजिर हो जाते थे। और उनको जो सैलरी मिलता था उसके रूप में वो भूमि का टुकड़ा ही वहीं का वो एक सूबेदार करके, इक्तेदार इसको बोलते थे, इक्तेदार के रूप में वो रहते थे। और वो भी दो तरह का होता था, एक बड़ा एकता होता था, एक छोटा एकता होता था। बड़ा एकता यानी कि जो जो सूबेदार होते थे उनको हम बड़े इक्तेदार भी बोलते थे, जिनको काफ़ी कुछ रेवेन्यू के रूप में जो मिलता था उसका मतलब पूरा भूमि जो था वो पूरा उनका हिस्से में था। अब दूसरे जो थे, जो छोटे छोटे सिपाही थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, ऑफिसर जो थे, जो चलाने में जो मददगार होते थे पूरे, तो उनको छोटा छोटा हिस्सा भूमि का टुकड़ा मिलता था, उसी जगह पर छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता था, तो उसे छोटा एकता के रूप में बनाया जाता था। इसके बाद अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो इल्तुतमिश ने बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्योर अरबियन सिक्का भी इंट्रोड्यूस किया था, इसका स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश ही पहला ऐसा शासक था जिसने एकता सिस्टम इंडिया में, भारत में एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और शुद्ध अरबियन सिक्के भी चलाए थे। इससे पहले एकता सिस्टम जो है आपका उधर वेस्टर्न अरब में आपका चलता था, लेकिन इंडिया में पहली बार इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। तो और जो इसने जो है सोने और चांदी के सिक्के भी चलाए थे, और जिसमें कि चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता था और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि सोने का जो सिक्का जो इसने इल्तुतमिश में इंट्रोड्यूस किया था उसको हम टंका कहते थे, सॉरी चांदी के सिक्कों को टंका कहते थे, और सोने के जो सिक्कों को जो इंट्रोड्यूस कराया था उसे जीतल कहा जाता था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने एक तुर्कान ए चहलगानी, उसका भी ये फाउंडर था। तुर्कान ए चहलगानी क्या था, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स थे, मतलब 40 गुलामों का एक दल था, सरदार था का दल था, तो जो कि हमेशा साये की तरह इसके साथ रहता था, इल्तुतमिश के साथ, और उसके बाद फिर आगे भी रहा। तो जो भी सुल्तान होता था उसके साथ हमेशा साये की तरह रहता था, और शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने में, जो कि 40 सरदार होते थे, तो उसको मजबूत बनाने में भी ये काफ़ी काम करता था। इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपने शासन व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी बनाया था। उसके बाद दिल्ली में जो नसीरुद्दीन का मकबरा, अब नसीरुद्दीन जो है, नसीरुद्दीन महमूद इसका बड़ा बेटा था, इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था, जो कि उसकी मृत्यु हो गई थी, युद्ध, छोटे मोटे युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। तो उसके नाम पे उसने एक मकबरा भी बनवाया है, जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसको आप नसीरुद्दीन का मकबरा के नाम से भी जानते हैं, या तो सुल्तान ए गरही के नाम से भी जानते हैं।
सुल्तान गढ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। सुल्तान गढ़ी, गढ़ी का मतलब होता है दोस्तों केव, जिसको आप गुफा भी बोलते हैं, उसको गढ़ी बोला जाता है। तो सुल्तान गढ़ी, और ये जो थे इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे, इसी के याद में इन्होंने बनवाया था, और ये भारत में बनाया हुआ पहला मकबरा है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भारत में पहला हुआ सबसे बड़ा सबसे पहला मकबरा है, और जो कि इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद में बनवाया था, और इसे सुल्तान गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब इल्तुतमिश जो है वो ऐसा पहला शासक था जिसने कि 1229 ईस्वी में, 1216 में 1210 में वो शासक बना, और 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि इसने हासिल की। तो उस समय एक प्रचलन था सुल्तान की उपाधि को ग्रहण करना, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसे ही शासन किया था बिना सुल्तान की उपाधि को ग्रहण किए ही, लेकिन इल्तुतमिश जो था इसने सुल्तान की उपाधि को ग्रहण की था। आप बोल सकते हैं कि वो 4 साल तक ही राजा रहा था ऐबक, तो उसमें उसे उतना टाइम नहीं मिला, तो उसने इसलिए सुल्तान की उपाधि नहीं ली। लेकिन इल्तुतमिश जो है इसने सुल्तान की उपाधि हासिल की थी, जो कि खलीफा, बगदाद के खलीफा से परमिशन लेकर लेना पड़ता था। तो वहाँ के खलीफा से परमिशन लेकर इसने सुल्तान की उपाधि हासिल की थी। इल्तुतमिश के समय ही मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो मंगोल के जो सरदार थे चंगेज़ खान, जिनका नाम आप काफ़ी फेमस है, आप जानते भी होंगे। तो ये चंगेज़ खान जो थे, ये इल्तुतमिश के समय में ही इनका आक्रमण हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न सीमा पर से अटैक हुआ था मंगोलों का, तो ये किसके समय में हुआ था? तो चंगेज़ खान के नेतृत्व में हुआ था, उसके लीडरशिप में हुआ था, और इल्तुतमिश के समय से सबसे पहली बार हुआ था भारत पे अटैक मंगोलों का। और इसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, वो मारा गया, मारा नहीं गया, वो मर गया। और 1236 ईस्वी में मरने से पहले इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, एक पुत्र जो बड़ा था वो तो मर गया, लेकिन जो उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसको उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो एक कैंपेनिंग में गया हुआ था, ग्वालियर और लाहौर की तरफ कैंपेनिंग में गया हुआ था। तो उस समय जाने वक्त इसने क्या किया, रजिया सुल्तान को एज एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर गया। उसने बोला कि तुम देखभाल करो, और वापस जब वहाँ से आया तो उसने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से रजिया सुल्तान ने सब कुछ संभाला है। तो उसी से खुश होकर उसी समय उसने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को नियुक्त कर दिया। उसने बोला कि अगला मेरे मरने के बाद उत्तराधिकारी जो होगा वो रजिया सुल्तान ही होगी। जब इसकी मृत्यु हुई तो ऐसा लेकिन हुआ नहीं। जो वहाँ के जो नॉबल्स थे, जो वहाँ के जो अमीर लोग थे, जो तुर्कों की व्यवस्था थी, उसमें कोई भी महिला जो है वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। और हुआ भी वही, रजिया सुल्ताना अगली शासिका नहीं बन पाई, और इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो रजिया को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया। जबकि इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्काना, ये सौतेली माँ थी, रजिया की सौतेली माँ थी शाह तुर्काना। इसके नेतृत्व में उसके छोटे पुत्र जो थे रुकनुद्दीन फिरोज, उसको सुल्तान बना दिया गया। तो आप समझ ही रहे होंगे, उसकी सौतेली माँ थी, वो अपने बेटे को सुल्तान बनाना चाहती थी, तो रजिया सुल्तान को सुल्ताना नहीं बनाया गया, और अगला सुल्तान बनाया गया रुकनुद्दीन फिरोज को, जो कि उसकी सौतेली माँ की सबसे छोटा बेटा था। अब रुकनुद्दीन फिरोज ये काफ़ी दिनों तक शासक नहीं रह पाया, 1236 में ही आया और 1236 में ही चला गया। जैसे कि आराम से आया था, आराम से आया, आराम से गया, 1210 में ही आया और 1210 में ही चला गया, वैसे ही 1236 में ही आया और रुकनुद्दीन फिरोज भी 1236 में ही चला गया। ये जो था काफ़ी आलसी टाइप का, लेजी टाइप का रूलर था। तो इसकी माँ जो थी शाह तुर्काना, उसी के संरक्षण में सारा कुछ चलता था, वही एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। तो हुआ क्या था कि एक बार आपका जो रुकनुद्दीन फिरोज था, इसको जब समाज में मतलब काफ़ी विद्रोह चालू हो गया था, तो उस विद्रोह को रोकने के लिए ये दिल्ली से थोड़ा बाहर गया। उसी टाइम पे क्या हुआ कि सभी लोगों ने और इसके माँ जो है शाह तुर्काना के खिलाफ काफ़ी विद्रोह कर दिया, और इसको रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। यहाँ तक आपको ये भी जानना होगा कि रजिया सुल्तान जो थी वो आपका उत्तराधिकारी थी, और इसके बीच में लोगों के बीच में काफ़ी फेमस थी। तो फेमस होने के कारण लोगों का सपोर्ट था, जो उसके राज्य के जितने भी लोग थे सभी लोगों का उनको सपोर्ट था। तो उसी सपोर्ट के वजह से वो शासिका बन पाई। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है कुछ ही महीनों तक सुल्तान बना रहा, और उसके बाद विद्रोह, जनता के विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान को सुल्ताना बना दिया गया। तो रजिया सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं।
रजिया सुल्तान जो कि 1236 से अगेन 4 साल तक ये शासिका रही। रजिया ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता को प्राप्त कर लिया था, उसको अपदस्थ कर दिया था और सत्ता प्राप्त कर लिया था। तो उत्तराधिकार को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया, रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने पर्दा तथा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित करना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया कि अब ये सुल्ताना बनी तो पुरुषों की तरह ही इसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, और सबके सामने में सबसे पहले तो पर्दा सिस्टम चलता था उस समय औरतों के लिए मुस्लिम समाज में, तो वहाँ पे सबके सामने में वो नहीं आ सकती थी, दरबार में पर्दा के पीछे ही रहती थी। लेकिन इसने क्या शुरू कर दिया कि सभी पुरुषों की तरह कपड़े भी पहनने लगे, दरबार में आके सबके सामने में बैठने लगी। अब जो वहाँ के जो तुर्क लोग थे, जो तुर्क नॉबल्स थे, उन लोगों को ये पसंद नहीं आया कि ये एक महिला होकर ऐसे ये कैसे कर सकती है, और उसके सामने उसको सर झुकाना ये भी उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो और उसके अलावा कुछ ऐसा डिसीजंस भी इसने लिया, जैसे कि एक मालिक याकूत था जो कि काफ़ी मतलब छोटे निम्न स्तर वाले, जो जिसको माना जाता है कि छोटे बिरादरी से बिलोंग करता था, मुस्लिम समाज में ही काफ़ी छोटे बिरादरी से बिलोंग करता था। तो उसको इसने अच्छा पद पर बैठा दिया, एक उच्च पद प्रदान कर दिया। रजा सुल्तान ने याकूत को अमीर आखुर, जिसको आपको घोड़ों का जो इस्तेमाल होता है उसका सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, जो शाही घोड़े होते थे उसका सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, इसको अमीर आखुर बोला जाता था। उसके अलावा ऐतगीन था, उसको अमीर हाजीब की उपाधि दे दी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। अमीर हाजीब ये क्या करता था कि जो भी सुल्तान से मिलने के लिए आता था उसकी सारी चेकिंग वगैरह जो भी है ये करता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पद था वहाँ पे, अमीर हाजिब। उसके बाद जो कबीर खान था, इसको लाहौर का और अल्तुनिया को तबरेहीन का इख्तेदार बना दिया। इख्तेदार के बारे में आपको बताया ही गया है। तो कबीर खान को लाहौर का इख्तेदार बना दिया और अल्तुनिया जो था उसको तबरेहीन, जिसको आप आज भटिंडा के नाम से भी जानते हैं, उसको वहाँ का इख्तेदार बना दिया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो वहाँ के जो समूह थे, अमीर समूह के जो लोग थे, वो इनसे नाराज़ होने लगे, और इसके क्या हुआ कि अमीर समूह के लोग ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और इसी षड्यंत्र में जो है, जो मुल्तान के जो ये थे सूबेदार थे और बदायूं के भी थे, उसके अलावा लाहौर, ये तीनों जगह के सरदारों को विद्रोह, इसके खिलाफ विद्रोह चालू करवा दिया। तो रजिया ने क्या किया, इस सभी विद्रोहों को बंद करवाया। उसके बाद फिर वापस दिल्ली आई। उसके लास्ट में तब इस जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया जो कि इसने ही इख्तिदार बनवाया था भटिंडा का, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो उससे विद्रोह करवाया भटिंडा में। तो भटिंडा के रेबल को, भटिंडा के विद्रोह को जब ये रोकने के लिए गई, तो उसी समय क्या हुआ कि याकूत भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था। याकूत वहाँ पे मारा गया, याकूत मारा गया और वहाँ पर अरेस्ट हो गई, रजिया सुल्तान को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जैसे ही ये खबर यहाँ दिल्ली पहुँची कि रजिया सुल्तान को अरेस्ट कर लिया गया है, तो यहाँ पे जितने भी नॉबल्स लोग थे, जो दरबारी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बना दिया, उसको सुल्तान बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया को ये पता चला कि मुझे तो कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं, ये लोग वहाँ पर बहराम शाह को सुल्तान बना दिया और मुझे तो कुछ हिस्सा मिला ही नहीं। तो इसने फिर क्या किया, रजिया सुल्तान को इसने अरेस्ट किया था भटिंडा में, उसके साथ इसने फिर से हाथ मिला लिया और रजिया ने इससे विवाह कर लिया। सोचा कि इसके साथ ही मैं मिलकर फिर शासन को प्राप्त कर सकती हूँ। तो इस दोनों का विवाह हो गया और ये लोग वापस दिल्ली पर अटैक करने का प्लानिंग करने लगे। फिर दिल्ली पर अटैक इन्होंने किया भी। तो ये माना जाता है कि दिल्ली के अटैक करने से पहले ही रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। कुछ बदमाशों ने, गुंडों ने इनका वहाँ रास्ते में ही इनको मार दिया, या तो कुछ ये भी कहते हैं कि इनके साथ जो लड़ाई हुई बहराम शाह के साथ गद्दी को वापस प्राप्त करने के लिए, तो उस दौरान में इन दोनों की मृत्यु हो गई। तो 1240 में आप ये जानिए कि कैथल एक जगह था, वहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बन गए। तो 1240 में मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बने। उसके बाद बहराम शाह के शासन काल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो मंगोलों का आक्रमण उस समय स्टार्ट हो गया था, हमेशा होता था। तो फिर से एक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था बहराम शाह के शासन के दौरान ही। तो उस टाइम क्या हुआ, बहराम शाह उस अटैक में मारा गया, उस आक्रमण में मारा गया, और उस समय पंजाब के एरिया पे मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और बहराम शाह के ऊपर आपको उतने क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं।
इसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। अब ये अलाउद्दीन मसूद शाह जो था 1242 में ये गद्दी पे बैठा। अब ये कौन था? तो ये फिरोज शाह, जो आपका जो सौतेला भाई था रजिया सुल्तान का, जो कि रजिया सुल्तान से पहले गद्दी पे बैठा था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसी का ये पुत्र था। और अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1942 में फिर से गद्दी पे बैठा। और इसने बलबन को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इसने जो है बलबन को अमीर हाजिब की उपाधि प्रदान की थी। अमीर हाजिब जो पद था ये बलबन को इसने प्रदान किया था, इस पद से नवाजा था। और इसके बाद फिर से बनता है नसरुद्दीन महमूद। तो ये जो नोबल्स थे वहाँ के तुर्क लोग थे, उनको दिक्कत जो होने लगती थी, ये देखते थे कि ये काबिल नहीं है, या उनको अगर दिक्कत, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा साझा नहीं मिलता था, तो वो लोग विरोध करना स्टार्ट कर देते थे। तो जो अच्छे ताकतवर शासक नहीं होते थे उनको ये लोग 2-4 साल में ऐसे ही हटा देते थे। तो 1240 से 42 में बहराम शाह को हटा दिया गया, फिर 42 से 46 के तक रहे मसूद शाह, उनको भी हटा दिया गया। और इसको हटाने में बलबन का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि जो तुर्क लोग थे, जो भी तुर्क नोबल्स थे, जो तुर्क अमीर समूह के लोग थे, वो लोग बलबन को ही इस काम को करने में आगे किए थे, क्योंकि उसी को अमीर हाजिब की उपाधि थी, तो उसी को उन्होंने आगे किया था कि तुम्हें ही ये काम करना है, मसूद शाह को हटाना है। तो उसने अपना सारा दिमाग, जो बोलते हैं साम दाम दंड भेद, सब कुछ लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद को बनाया गया। अब ये नसरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था महमूद, नसरुद्दीन मोहम्मद, उसका भी नाम था नसरुद्दीन महमूद ही, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके नाम पे मकबरा बनाया गया था। उसका पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, इसको आप नसरुद्दीन महमूद टू भी बोल सकते हैं। तो ये 1246 में इसको गद्दी पे बैठाया गया, और 1246 से 1266 तक इसने राज किया। लेकिन ये भी बस ऐसे ही चलाता रहा, सारा कुछ मेन पावर जो था बलबन के हाथों में ही तब तक चला गया था। और बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह भी इससे करवा दिया उसने। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद सारा कुछ बलबन ने अपनाया गद्दी को प्राप्त करने के लिए। तो अपनी बेटी का शादी भी नसरुद्दीन महमूद से ही करवा दिया। सारा डिसीजन, मेन डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन जो है बलबन ने ही लेना स्टार्ट किया। और 1266 में उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने खुद मौका देखकर गद्दी पर बैठ गया। तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना। अब बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इल्तुतमिश के बाद वही एक इम्पॉर्टेंट शासक था दिल्ली सल्तनत में, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश में। तो गयासुद्दीन बलबन जो था दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था, 9वें नंबर पे बना था। और ये 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बलबन का असली नाम जो था वो बहाउद्दीन था। इसका असली नाम क्या था? बहाउद्दीन। यह इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का दूसरा इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश भी आपको मैंने बताया था कि वो एक इल्बरी तुर्क था, और बलबन जो था ये भी एक इल्बरी तुर्क था। बलबन जो था गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसको काफ़ी महत्वपूर्ण शासक के नाम से, पद से भी जाना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक था। बलबन जो था वो इल्तुतमिश का दास था, अगेन वही स्लेव था उसका। और इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार नियुक्त किया था। इसको खासदार के पद से नियुक्त किया था। खासदार मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है राजा से, काफ़ी ज़्यादा उससे नज़दीक होता है, उसको सारे इंपॉर्टेंट काम, मतलब आप पर्सनल असिस्टेंट जिसको बोल सकते हैं। तो उसको खासदार के पद पे नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने बलबन को। बलबन को आप देख ही रहे होंगे कि बलबन इल्तुतमिश के समय से था, उसी के टाइम से वो स्लेव था। तो और हर जो भी राजा बना सबके टाइम में उसे एक अच्छा पद दिया गया था, आपने ये चीज़ देखा ही। तो इल्तुतमिश के समय भी इसे खासदार नियुक्त किया गया था। और इसके बाद बलबन को हाँसी, जिसको आप हरियाणा के नाम से भी जानते हैं, अभी आज के टाइम पे इसे हाँसी कहा जाता था, वहाँ का इख्तियार भी बना दिया था, नियुक्त किया था। उसके बाद बलबन जो है वो नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसा कि आपको बताया गया कि मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद को बनाया गया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाथ बलबन का ही था। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी उससे करवाया था, नसरुद्दीन महमूद से। और नसरुद्दीन को सुल्तान बनाकर बलबन ने अधिकतर अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नसरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उलूग खां की उपाधि से किसे नवाजा गया था, या नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि किसे दी थी? तो उलूग खां की उपाधि गियासुद्दीन बलबन को दी थी, जो कि नसरुद्दीन महमूद का ससुर था। ठीक है। इसके बाद है शासक बनने के बाद उसने सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया। तो शासक जब बना बलबन तो उसने सेना को पुनर्गठन किया था, पुनर्गठित किया था।
सेना में एक नया विभाग उसने बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। सेना का एक नया टुकड़ी बनाया था उसने जिसको दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 दल जो तुर्काने चहलगानी जो बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको इसने समाप्त कर दिया। जो 40 सरदारों का, जो 40 गुलामों का एक दल था जिसको आप चालीसा के नाम से भी जानते हैं, तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जानते हैं, इसको बलबन ने ख़त्म कर दिया और सुल्तान के पद को पुनः गरिमामय बनाया। मतलब सुल्तान ही फिर से रियल हेड रहेगा। उससे पहले क्या था, इल्तुतमिश ने जो बनाया था उसमें इल्तुतमिश तो एक सुल्तान था ही, लेकिन उसके अलावा जो 40 स्लेब्स थे वो भी काफ़ी मजबूत एक दल थे। तो इसलिए प्रॉपर जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पावर माना जाता था तो तुर्काने चहलगानी प्लस सुल्तान दोनों को माना जाता था। लेकिन तुर्काने चहलगानी को जब ख़त्म कर दिया बलबन ने तो सिर्फ प्रॉपर हेड एक सुल्तान ही रह गया। बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। अब सिजदा और पाबोस ये जो इम्पोर्टेंट है, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने की थी। तो सिजदा का मतलब क्या होता है कि आप अपने राजा को, जब आप अपने राजा के सामने जाते हैं तो झुक के उसे सलाम करते हैं। सिजदा का मतलब ये होता है। और पाबोस हुआ कि उसके पैरों को चूमना, झुकना है और उसके बाद पैरों को चूमना है। इसने जिले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि तथा नियामते खुदाई की उपाधि धारण की थी। तो ईश्वर का प्रतिनिधि जिले इलाही, ये पद भी किसने, बलबन ने अपने खुद ही अपने आप को ये पद दिया था। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ मैं। ये डायरेक्ट बोलना चाहता था कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे सब मानो और मुझे ही पावरफुल मानो, मुझे सब कुछ मानो। ठीक है। इसमें एक फ़ारसी त्यौहार, हाँ एक फ़ारसी त्यौहार जो है पर्शियन फेस्टिवल भी इसने स्टार्ट करवाया था जिसका नाम है नौरोज़, जिसका मतलब होता है नए साल का शुरुआत। नौरोज़ मतलब न्यू ईयर। तो नौरोज़ पर्व का शुरुआत किसने करवाया था, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये बलबन ने करवाया था। और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा भी करवाई थी। जैसा कि आपको बताया गया कि सेना को पुनर्गठन इसी ने किया था और काफ़ी छोटी छोटी टुकड़ी सब बनाए थे, बॉर्डर्स पे इसने बना के रखे थे ताकि मंगोलों का आक्रमण से दिल्ली को बचाया जा सके। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट दो पोइट्स हैं, लेखक हैं, जो कि अमीर खुसरो और अमीर हसन, जो कि बलबन के ही दरबार में थे। बलबन के समय ही इनके दरबारी थे, जो जिनका नाम है अमीर खुसरो और अमीर हसन। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जान भी रहे होंगे। सुल्तान मोहम्मद खान और बुखरा खान बलबन के पुत्र थे। तो बलबन के जो पुत्र थे उनका नाम था, एक का नाम था सुल्तान मोहम्मद खान, दूसरे का नाम था बुखरा खान। जिसमें कि सुल्तान मोहम्मद खान जो था वो मारा गया, छोटे मोटे युद्ध में वो भी मारा गया। और मतलब बलबन की मृत्यु से पहले ही तो सिर्फ बुखरा खान ही बचा हुआ था। और बुखरा खान जो है वो बंगाल का शासन देख रहा था। बंगाल जाकर उसने वहाँ शासन अपना स्थापित कर लिया था और वहाँ का शासन देख रहा था। और वो नहीं चाहता था कि मैं दिल्ली वापस आऊँ, और वो चाहता था कि मैं वहीं पर रहूँ, वहीं का शासन देखूँ। तो अब इसके पास दिक्कत ये पैदा हो गई बलबन के पास कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊँ। तो क्या हुआ, अब ये कै खुसरो और जो था ये इसका पोता था। मतलब मोहम्मद खान का बेटा जो था कै खुसरो था, और एक कैकूबाद था वो बुखरा खान का बेटा था। तो इसने सोचा कि अब किसी पोते को ही मुझे बनाना पड़ेगा अपना उत्तराधिकारी। तो कैकूबाद को उत्तराधिकारी इसने अपना बना दिया। 1287 में वो गद्दी पर बैठा और 1290 तक वो भी एक कमज़ोर शासक के तरह उसने भी राज किया 1290 तक। और उसी समय फिर जलालुद्दीन खिलजी जो है ये प्रवेश कर चुका था इसके शासन में। और बलबन के टाइम में भी वो एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत सेनापति था। मंगोलों से काफ़ी बार रक्षा की थी दिल्ली की, वो ऐसा सेनापति था। तो उस टाइम से वो काफ़ी ज़्यादा वफादार भी हो गया था। तो कैकूबाद जो था 1287 में जब बना था तो सारा कुछ वो उस समय जलालुद्दीन खिलजी भी देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन सेना के लोगों को वही देखता था। तो 1290 में जब कैकूबाद जो है वो भी एक कमज़ोर था, काफ़ी बीमारी से ग्रसित था, एक बार से स्ट्रोक आ गया। तो उसके बाद वो 1290 में वो साइड हो गया और उसके कारण मजबूरी में उसे क्या करना पड़ा है कि उसका 3 साल का पुत्र था, सिर्फ 3 साल का। तो उत्तराधिकारी के रूप में मात्र उसे पावर ऑफ अटॉर्नी जो बोला जाता है तो उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिया, जिसका नाम था क्यूमर्स। 1290 में एक 3 साल के बच्चे के नाम पर उसने सारा शासन जो है थोप दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। और खुद क्योंकि उसे तो स्ट्रोक आ गया, तो 1290 में फिर क्या हुआ, सारा कुछ जो है वो गार्जियन के रूप में जलालुद्दीन खिलजी ही देखने लगा। और उसने भी मौका पाके कुछ ही दिनों में क्यूमर्स को साइड कर दिया और खुद अपना ही राजा बन गया। तो वहीं से फिर शुरुआत होती है खिलजी वंश की, खिलजी डायनेस्टी की, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो
तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो। और इस वीडियो का जो टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको पीडीएफ बताया है, इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।